नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गया के आरजेडी अध्यक्ष के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को दो नकाबपोश युवकों ने आज सुबह आग के हवाले कर दिया। दोनों नकाबपोश की करतूत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। हम आपको दिखाते हैं, आप खुद देखिए कि कैसे सुबह करीब 2:13 पर दो चक्के पहले आते हैं और पहले गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं। गाड़ी का टायर जब ब्लास्ट होता है तब जिलाध्यक्ष के परिवार की नींद टूटती और आग को बुझाया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आदमी नकाबपोश के साथ आए, हर हथियार के साथ, लगता है जो कि पिस्टल भी लिए हुआ था हाथ में, जैसा कि लग रहा है, और एक हाथ में रड, एक हाथ में आपको जो है कि मिट्टी के तेल के डब्बा। और ये साइड से आए बाईपास के तरफ से, और आने के बाद जो है उसमें मिट्टी के तेल पूरा गाड़ी को छींट दिया, शीशा फोड़ा और बजाते हुए आग लगा दिया, पूरा मिट्टी के तेल छींट के। इधर पटना में शुरू हुए मास्क जांच अभियान में जिला प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। डीएम और एसएसपी ने खुद दुकानों में जाकर जांच की और लापरवाही बरतने वाले दुकानों को 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जहां सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दुकानों में भी देख सकते हैं कि जिलाधिकारी और एसएसपी खुद प्रवेश किए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देख सकते हैं कि जांच अभियान चलाया जा रहा है। और अगर दुकान में लापरवाही बरती गई तो 3 दिनों के लिए प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी खुद जो है यहाँ पर, एसएसपी और जिलाधिकारी देख सकते हैं कि लगातार जांच अभियान में जुटे हुए हैं। हम बात करेंगे एक बार कि देखिए कि दुकानदार को किस तरह से अभी पनिश किया जाएगा, चूंकि अभी लापरवाही बरती गई है। एक बार फिर से बात करते हैं, जिलाधिकारी यहाँ पर काफी लोग नहीं पहने हुए थे और एम्प्लॉई और कस्टमर्स दोनों में थे। इनको 3 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। सड़कों के साथ साथ जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, वहाँ पर खुद जिलाधिकारी पहुँच रहे हैं, एसएसपी पहुँच रहे हैं और उसके बाद 3 दिनों के लिए प्रतिष्ठान को बंद रखने का भी आदेश जारी किया जाएगा। अगर दुकानदार मास्क नहीं लगाते हैं या फिर दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो इस तरह से जिलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अनलॉक उल्लंघन के मामले में बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एडीजी हेडक्वार्टर ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक 5 करोड़ 80 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है और साथ ही 20,741 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। वहीं मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से 77,32,000 रुपए वसूले भी गए हैं। आंकड़े की बात करें तो 1 अगस्त से हमने अभी तक 88 कांड दर्ज किए हैं और उसमें 164 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये कांड दर्ज करने और गिरफ्तार करने की प्रक्रिया का हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे जहां पर आपको दुकान नहीं खोलनी है, उन पर जो है बीच में खोली गई कि जो है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई और दूसरी जो है अन्य गाइडलाइंस थी उनके उल्लंघन के लिए जो है। इसके साथ साथ व्हीकल के मूवमेंट पर भी जो है गाइडलाइंस थी कि उन्हीं के तहत जो है किया जाएगा, उसी प्रकार के वाहन पर जा सकते हैं। तो उन पर भी कुछ वायलेशन हमको देखने को मिले तो उन पर भी सख्ती से हमने कार्रवाई की। तो ऐसे 20,741 वाहनों को हम लोगों ने जब्त किया इस दौरान, इस अवधि में, और उनसे 5 करोड़ 80 लाख के करीब राशि फाइन के रूप में वसूल भी की गई है। तो तब से जो है इसको भी लगातार अभियान के रूप में चलाया गया कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहन करके रहें, बिना मास्क के ना निकलें। जो बिना मास्क के हैं उनके विरुद्ध फाइन भी किया गया। तो ऐसा 1 अगस्त से अभी तक हमने करीब 1,49,000 के करीब व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने के लिए फाइन किया है। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान एक किशोरी को अगवा करने का मामला सामने आया। यह घटना दीघरा गांव की। दरअसल गांव के व्यवसायी शंभुनाथ अपने घर में थे, तभी 5 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और उनके घरों से सारा कीमती सामान लूट ले गए। घर के मालिक ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। उनकी बेटी को डकैत अपने साथ ले गए हैं। परिवार के लोग घर की बेटी को लेकर काफी चिंतित और प्रशासन से एक्शन लेने की गुहार लगा रहे हैं। विरोध में ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और जल्द बच्ची को बरामद करने की बात कही। जो है छज्जी पर मैं छत पर गया, छत में नीचे आया और वहाँ जो है वो बाड़ी वाली लड़की के रूम में गई। जाने के बाद जो है उठाया तो और
घर में जो है इधर उधर करने लगा। हाँ, उसके बाद जो है मोबाइल से फ़ोन करना चाहा, मोबाइल छीन लिया और बाहर निकाल लिया उसको। और 2 आदमी जो है उसके पास रुक गया और मेरे पत्नी को जो है दूसरे रूम में गया तो वहाँ पर जो है सब छानबीन करके नहीं मिला कुछ तो उसको भी बाहर निकाला। प्राथमिकी दर्ज करने का काम हो रहा है और जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हो जाएगा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम 48 घंटे के अंदर इसमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके दें। इसमें बिना अफवाह फैलाए जो भी इनके परिजन हैं उनको सहयोग की मैं प्रशासन की ओर से अपेक्षा करता हूँ। गंगा की धारा काफी तेज है जिससे नाव के परिचालन में परेशानी हो रही है। 2 इंजन वाली बड़ी नाव को चलाने में भी दिक्कतें आ रही है और इस पर सवार होकर ही लोग दियारा से पटना पहुंच रहे हैं। दीघा घाट से देखिए हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। गंगा की धार की रफ्तार काफी तेज है, यही कारण है कि नाव को भी ऊपर चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बड़ी नाव है, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये नाव है और काफ़ी बड़ी नाव है, 2 इंजन की नाव है। उसके बावजूद जो है धार इतनी तेज है, गंगा की जो धार है उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि नाव को ऊपर चढ़ने नहीं दे रही है। और साथ ही जो है जबकि जो है पुरवैया हवा बह रही है उसके बावजूद जो है ये नाव नहीं चढ़ पा रही है और धार काफ़ी तेज है। और यही स्थिति हर एक नाव को यहाँ ऊपर चढ़ने में होता है। जब ये नाव ऊपर की ओर जाती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किल रोज़ का होता है और काफ़ी मुश्किल भरा ये सफ़र होता है नाव का। देख रहे हैं काफ़ी बड़ी नाव है और इस नाव को भी धार में ऊपर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से उसकी धार भी काफ़ी तेज है। धार तेज होता है तो बहुत स्थिति खराब हो जाता है। मोहल्ला के आदमी से लेकर जानवर तक बहुत परेशानी में हो जाते हैं। धारा इतनी तेज है कि लोगों को मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धार है गंगा की वो काफ़ी तेज है। जो ये टकरा रही है, ये जो पिलर है उसमें से टकरा रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है धार की रफ्तार है और यहाँ नाव उसको चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें इंजन भी मजबूत होती है, उसके बावजूद जो है दिक्कत होता है और ये दिक्कत रोज़ होता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। इधर भागलपुर में रोक के बाद भी धड़ल्ले से प्राइवेट नाव चल रही है और नाव की सवारी लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन लोग पिछले हादसों से सबक भी नहीं ले रहे हैं। देखिए भागलपुर से रिपोर्ट। गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी नाव का जो है अबाध गति से आना जाना जारी है। दियारा इलाके के लोग जो है नाव से जो है आर पार कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का हुजूम जो है नाव पर सवार होता है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्षमता से अधिक जो है लोग नाव पर सवारी कर रहे हैं और इन्हें देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं है। लगातार नाव की सवारी यहाँ पर हो रही है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरह से जो है लोग नाव पर सवार हैं अपने ज़रूरत के सामानों को लिए हुए, घर के ऐसे सामानों को लेकर जो कभी भी हादसे का गवाह बन सकता है। बावजूद इसके लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और नाव का परिचालन लगातार जारी है। कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर खगड़िया में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सबसे ज्यादा परेशान सदर प्रखंड के लोग हैं, जहां नाव आने जाने का जरिया है लेकिन प्रशासन की तरफ से नाव मुहैया नहीं कराई गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खगड़िया में अभी भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। ये हम दिखाना चाह रहे हैं। अभी जो रहीमपुर ये गांव है, यहाँ से मथाड़ दियरा हो, एकनिया दियरा हो सहित जो कई 5 पंचायत के लोगों को आवागमन का एक साधन नाव ही बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो मथाड़ जो दियरा है, जो 5 पंचायत के लोग हैं, खगड़िया उनका मुख्य बाजार होता है और वहाँ से लोग सामान खरीदने के लिए और घर का जो उपयोगी सामान होता है उसको खरीदने के बाद ये नाव से फिर वापस लौटते हैं अपने गांव। आवागमन का कोई इनके पास में कोई साधन नहीं है। जो छोटी नाव है उसके सहारे ये अपने गांव तक पहुंचते हैं। उनको काफ़ी डर भी लगता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। कार उठल जाइ छियै, केना जाइ छियै? अल्लाह से जाइ छियै, अल्लाह से आबै छियै। डर लागै छै? डर नहीं लगै छै तब ला डूब जाइ छै तऽ डर नहीं लगै छै।
कहाँ से सरकारी लाभ मिलल? हमे 10 रुपया दे के जाइ छियै, 10 रुपया दे के आबै छी। मथार है, सनबरसा है, बरखंडी टोला है, जंगली टोल है। सब लोग किसी नावे से जाती है? हाँ, सब लोग नावे से जाते हैं। फिर वहाँ को तबीयत खराब होता है, बीमार होते हैं, तो वैसे दिक्कत से गांव का डॉक्टर से दिखाते हैं, बस यही, और कोई सुविधा नहीं। गाड़ी नाव चला रहे हैं। सरकार का नाव यहाँ है ये न है, परवाना के लिए लोग आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी नाव नहीं आया है। क्या महीना से बाढ़ है यहाँ पर? करीब 1.5-2 महीना हो गया है। हाँ, 2 महीने से बाढ़ में ऐसे ही लोग जा रहे हैं। ऐसे ही लोग अपना 10 रुपया 20 रुपया दे करके जा रहा है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन जो दावे कर रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकारी नाव चलाई जा रही है, और जो रहीमपुर जो घाट है वहाँ पर हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं कि एक भी सरकारी नाव नहीं है। लोगों को 20 रुपये दे करके जाना पड़ता है, फिर वापस आने के लिए भी 20 रुपया देना पड़ता है। तो इस तरह से कहें कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको पैसे दे करके आवागमन करना पड़ रहा है। विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर बांका में हथियार के बल पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक खुलेआम हाथ में हथियार लेकर सड़क पर घूम रहा है। ये युवक बालू माफिया बताया जा रहा है, जो हथियार लहराकर लोगों को धमकी दे रहा है। 2 युवक हथियार को लेकर आपस में भिड़ भी गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। बांका की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ खुलेआम बालू का अवैध खनन हो रहा है, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी के कैसे जो माफिया है हथियार के बल पर बालू का अवैध खनन यहाँ पर करा रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि एक युवक कैसे हथियार लेकर सड़क पर घूम रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बालू माफिया है और हथियार लहराकर ये लोगों को धमकी दे रहा है। इसी बीच 2 युवक हथियार को लेकर आपस में भिड़ भी गए हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। और हमारे सहयोगी नागेंद्र बांका से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नागेंद्र, जानकारी मिल पाई कौन है ये शख्स जो हथियार के साथ घूम रहा है और किसकी गिरफ्तारी हुई है? ये जहाँ तक सवाल है कि ये जो वीडियो वायरल है, बताया जा रहा है कि शंभूगंज का गड़ी मोहन है और बदुआ नदी है। बदुआ नदी ऐसे भी बालू के काले कारोबार काफी बदनाम रहा है, और गड़ी मोहनपुर काफी दिनों से चर्चा में रहता है बालू के अवैध तस्करी को लेकर। पिछले दिनों कुछ हद तक कार्रवाई की रही थी, लेकिन वहां से पदाधिकारियों को भगा दिया गया था। अभी इस मामले में एसपी से बात हुई तो एसपी ने एक युवक को गिरफ्तार करने की बात कही है, और फिलहाल बोर्ड उनका कहना है कि कार्रवाई हो रही है। इसमें जो भी लोग संदिग्ध हैं गिरफ्तारी की बात उन्होंने कहा। नागेंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तस्वीरें वायरल हो गई तब सामने आई ये चीजें, लेकिन अगर तस्वीरें वायरल नहीं होती तो क्या ये खुलेआम ऐसा ही होता रहता? क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। जी, हमारी यहाँ तक सवाल है, बात यह है गड़ी मोहनपुर और आसपास के ग्रामीणों से उन लोगों का कहना है कि हथियार के साथ अपराधी प्रवृत्ति में इनसे पूरे कस्बे आसपास के लोग नहीं बोलते हैं। इन लोगों का काफी दहशत कायम रहता है, और कहा जा रहा है कि दिनों से जो कि पुलिस, स्थानीय पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है। 2 दिन पहले ये हथियार हराने और मारपीट के मामले में केस भी हुआ है, पक्ष के द्वारा कराया गया है। लेकिन सारी वीडियो वायरल होने के बाद आज हुई है, और इसी बात की हैरानी है कि वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई होती है। अगर तत्पर है सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले तो पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात बोर्ड की लापरवाही की। एस्टेट परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इससे अभ्यर्थी परेशान है। किसी का नाम गलत है तो किसी का सब्जेक्ट ही गलत डाला है। इसके अलावा कोरोना काल में 300 से 400 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर दिया गया है। इनमें विकलांग और महिलाएं भी शामिल हैं। अपनी परेशानियों को लेकर बिहार बोर्ड के ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थियों से बातचीत के हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में 9 सितंबर से एसटीईटी की पुनर्परीक्षा का आयोजन होना है, लेकिन परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, क्योंकि होम सेंटर नहीं दिया गया है। परीक्षार्थियों को 300 से 400 किलोमीटर तक सफर करके परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। साथ ही दूसरी गड़बड़ी है, इस वक्त देख सकते हैं कि सभी के हाथ में एडमिट कार्ड है,
एडमिट कार्ड में कई तरह की त्रुटियां सामने आई है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों से गुहार लगाने पहुंचे हैं। हम बात करते हैं किस तरह गड़बड़ी हुई है। सर, मैं बांका से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एडमिट कार्ड सही करवाने के लिए आया हूं। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है और एडमिट कार्ड में गलती से हिंदी दे दिया गया और उसके लिए हम मिलने आए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, लेकिन उनका कोई भी सदस्य हमसे मिलने के लिए नहीं आए। गार्ड से बात हुई, गार्ड हमको गेट से बाहर ही रोक दिया गया। कोई भी अधिकारी मिलने को नहीं चाह रहा है। आप ये समझे कि उनका कहना है कि कोरोना प्रकोप के बीच कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, पर 500 किलोमीटर अभ्यर्थी जा सकते हैं परीक्षा देने। विकलांग अभ्यर्थी हैं सर, जिनका पैर नहीं, उनको 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिया गया। जो महिला अभ्यर्थी है जिनके 2-3 बच्चे हैं और वो परेशान है, वो बच्चा छोड़ के कैसे 300-400 किलोमीटर दूर जाएंगे परीक्षा देने। मेरा सर प्रॉब्लम यह है कि मैथ से फॉर्म भरे थे और सोशल साइंस एडमिट कार्ड में आ गया और हम 2 दिन से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी मुझसे मिलने के लिए तैयार न हो रहे हैं, न कोई आश्वासन दे रहे हैं। हम सर गया से आ रहे हैं। एक तरह से कहिए कि लापरवाही है। ऑनलाइन परीक्षा की बात कही जाती है, लेकिन एडमिट कार्ड में कई तरह की त्रुटियां सामने आई है। अगर तस्वीरों की बात करें तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तस्वीर बदल गई है, तो कई का सब्जेक्ट बदल गया है। वहीं होम सेंटर नहीं देने की वजह से महिला हो या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी, उन्हें 400 से 500 किलोमीटर तक सफर करना पड़ेगा, तब जाकर परीक्षा दे पाएंगे। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पुलों का जाल बिछाया गया। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में बिहार की नदियों पर कई पुल बनकर तैयार हो जाएंगे। 46 पुल अगले 3 साल के अंदर 6 नदियों पर बन जाएंगे, जबकि आजादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे। अगर आप लेन की बात करें, गंगा नदी का ही विचार कर ले, गंगा नदी जो विभाजित करती है, तो गंगा नदी पर आजादी के बाद से लेकर 2005 तक 10 लेन के केवल 4 पुल बनाए गए थे और हम लोगों ने 15 साल में 6 लेन के 2 पुल बना के जनता को समर्पित कर दिया है और 30 लेन के 7 पुल पर काम चल रहा है। अगले साल 2 साल के अंदर पूरा होगा और साथ साथ 4 पुल 16 लेन के और प्रस्तावित है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। गया के गरुआ विधानसभा में मतदाताओं के बीच जेडीयू ने जागरूकता अभियान चलाया। 7 सितंबर को जेडीयू का निश्चय संवाद कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता से सीधा वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके लिए गरुआ विधानसभा के अलग अलग प्रखंड में टीवी का इंतजाम किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव कुणाल कुमार कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप लोग इस संवाद का ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें और इसका लाभ लें। आगामी 7 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड द्वारा एक बहुत बड़ा निश्चय रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है, वर्चुअल संवाद किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार की जनता को अपना संदेश देंगे। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात शशि राय सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1 कार्बाइन और 12 कारतूस बरामद किए गए हैं। शशि राय की हाल में हुई 2 हत्याकांडों में पुलिस तलाश कर रही थी। जमुई सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर सोलर प्लांट लगाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका फायदा सिर्फ चाइल्ड केयर यूनिट को मिल रहा है, लेकिन आज भी अस्पताल में जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 5 साल पहले जमुई सदर अस्पताल के मुख्य परिसर के छत पर लाखों रुपए खर्च कर सोलर प्लेट लगाए गए थे। सोलर प्लांट का लगाया गया था मुख्यमंत्री नवीनीकरण योजना के तहत। इसका उद्देश्य था कि सदर अस्पताल परिसर में जो जनरेटर का उपयोग किया जाता है वो बंद हो जाए, साथ ही जो बिजली की खपत है उसको भी कम किया जाए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर और बिजली की खपत को बचाने के लिए इसका प्लांट को लगाया गया था। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत के द्वारा ये लगाया गया था, लेकिन रख रखाव और जो लापरवाही कहा जाए या अनदेखी कहा जाए, इसके कारण इसका सदुपयोग अस्पताल परिसर में नहीं हो पा रहा है।
सिस्टम सदर अस्पताल जमुई में लगाया गया था लगभग 5 साल पहले। उस समय अस्पताल में बहुत सारे उपकरण और एसीस वगैरह की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके चलते लोड भी कम था, तो उस समय काम हो जाया करता था। बाद में बहुत सारे उपकरण और एसीस वगैरह अस्पताल में रिक्वायरमेंट के अनुसार लगाए गए। फलस्वरूप यहाँ ओवरलोडेड टाइप की समस्या आने लगी, थोड़ा सा बिजली की कंजप्शन यहाँ ज़्यादा होने लगी। अक्टूबर के महीने में ये प्लेट्स लगाए गए थे सोलर सिस्टम के द्वारा के तहत, इसलिए कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के तहत अस्पताल परिसर में बिजली हो, लेकिन जो अनदेखी हो या लापरवाही हो, इसका फायदा अस्पताल को नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि लगातार जनरेटर का उपयोग हो रहा है, वहीं बिजली की खपत भी ज़्यादा हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड।